इनको टर्म्स अगर आप भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में कदम रखना चाहते हो तो बहुत बेसिक काम है इनको टर्म्स को समझना, क्योंकि बिना इनको टर्म्स को समझे हुए आप एक कोटेशन नहीं बना सकते हो। आपका बायर हमेशा पूछेगा इन विच इनको टर्म डू यू वांट टू डील विद मी, आप कौन सी इनको टर्म में मेरे साथ डील करना चाहते हो। तो बहुत ज़रूरी है इनको टर्म्स को समझना। FOB इनको टर्म, CIF इनको टर्म, CNF इनको टर्म, एक्सवर्क, ये अलग अलग इनको टर्म्स होती है। टोटल 11 इनको टर्म्स होती है। इस वीडियो में मैं आपको 11 की 11 इनको टर्म्स इन डेप्थ में समझा दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको तब भी समझा दूंगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं अब हम वीडियो पे। इनको टर्म्स, जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनको टर्म्स को समझना। आखिरकार इनको टर्म्स क्या होता है, इनको टर्म्स कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, हमें कौन से इनको टर्म के साथ डील करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखो बहुत से लोग ना, मैं कई सारी चीज़ों को ना बार बार रिपीट करूँगा। मैं रिपीट इसीलिए करूँगा ताकि आपके दिमाग में इनको टर्म्स का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलो इनको टर्म को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठना इस वीडियो में। देखो ध्यान देना इनको टर्म्स में कि इनको टर्म्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। और हर 10 साल में इनको टर्म्स रिवाइज होती है। 2010 में इनको टर्म्स रिवाइज हुई थी, 2020 में इनको टर्म्स रिवाइज हुई है। ठीक है, इनको टर्म्स कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है? 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स होती है। ठीक है, अब इनको टर्म्स बताता क्या है उसके बारे में बताता हूँ। इनको टर्म्स बताता है, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान के चलते हैं मैं केशव नाम का, देखो मैं इस पूरे सेशन में ना एक पर्सन का एग्जाम्पल दूंगा जिसका नाम है केशव। इस पर्सन का नाम क्या है? केशव। केशव की कंपनी का नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स। केशव की कंपनी का नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स। और ये जो पर्सन है डिमरी एक्सपोर्ट्स में, ये लोग स्पाइसेस को सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं ये लोग? स्पाइसेस को। इंडिया में जो स्पाइसेस होते हैं, टर्मरिक होते हैं, कैडामन होते हैं, ब्लैक पेपर होते हैं, ये चीज़ वो सेल करते हैं। दुबई हो गया, चाइना हो गया, ये इन सारी कंट्रीज़ को स्पाइसेस सेल करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? मान के चलते हैं केशव क्या कर रहा था, केशव को एक ऑर्डर मिला है, टर्मरिक का ऑर्डर मिला है। केशव को किस चीज़ का ऑर्डर मिला है? टर्मरिक का ऑर्डर मिला है, हल्दी का ऑर्डर मिला है कि केशव को 10 कंटेनर हल्दी, या फिर बोल लो आप, अगर मैं टन में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 250 टन हल्दी का ऑर्डर मिला है। 250 टन हल्दी का ऑर्डर मिला है। ठीक है, और किसने मंगाया ये ऑर्डर? कहाँ का है? दुबई का ऑर्डर। ये ऑर्डर कहाँ का है? दुबई का ऑर्डर है। ठीक है, मान के चलते दुबई का ऑर्डर है। तो केशव डिमरी क्या करेगा? सबसे पहले सप्लायर से क्या करेगा? क्योंकि केशव इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, कोई किसान नहीं। केशव एक मर्चेंट है। तो मर्चेंट क्या करेगा? सप्लायर के पास जाएगा और सप्लायर से माल को क्या करेगा? प्रोक्योर करके अपनी फैक्ट्री में लाएगा। फैक्ट्री में लाने के बाद उसकी टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होगी? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा, बेसिक सी चीज़ें करेगा। और उसके बाद यहाँ से वो क्या कर देगा? एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो क्या करेगा? इसे कहाँ भेजेगा? अब मान के चलते केशव की कंपनी है दिल्ली में। कहाँ पे है? केशव की कंपनी है दिल्ली में। तो ये भेजेगा दिल्ली के नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है मुद्रा। कौन सा पोर्ट पड़ता है? मुद्रा पोर्ट पड़ता है। तो मुद्रा में भेजेगा, और मुद्रा में भेजने के बाद क्या होगा? कस्टम क्लियरेंस होगा, सारी चीज़ें होगी। अब मान के चलते मुद्रा में भेजा, और जो जहाज है, जहाज पे केशव ने चढ़ा दिया। ठीक है, मुद्रा पोर्ट से जहाज पे चढ़ा दिया। उसके जितने भी 10 कंटेनर से जहाज पे लोड हो गए। अब जहाज भारत की सीमा को छोड़ चुका है, मुद्रा की सीमा को छोड़ चुका है। अब वो जा रहा है दुबई के जेबर अली पोर्ट पे। कहाँ जा रहा है? अभी दुबई के जेबर अली पोर्ट पे। किसके थ्रू जा रहा है? वाया सी जा रहा है। दुबई के जेबर अली पोर्ट पे वाया सी। अब मान के चलो सी में क्या आया? सी में आया चक्रवाती तूफान। सी जिसकी वजह से क्या हुआ? सी में, जो समुद्र में आपकी नैया डूबगी, आपकी नाव डूबगी। अगर सी में आपकी नाव डूब जाती है तो सारे के सारे कंटेनर बह जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा? पूरा लॉस हो जाएगा। लॉस की भरपाई कौन करेगा? बायर करेगा या सेलर करेगा?
इस डैमेज में इंश्योरेंस का क्लेम कौन लेगा, बायर लेगा या सेलर लेगा। तो यही चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए इसके मतलब बायर और सेलर के बीच में ऐसा ना हो, कन्फ्यूज़न हो कि भाई इंश्योरेंस कौन लेगा, बायर लेगा सेलर लेगा। मतलब अगर मान के चलते हैं कहीं पर नाव डूब जाती है तो किसका लॉस माना जाएगा, मतलब बायर को इसकी हर्जाना भुगतना पड़ेगा या सेलर को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इनको टर्म्स में डिफाइंड होती है, ये सारी चीज़ें इनको टर्म्स में डिफाइंड होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। यानी इनको टर्म्स क्या करता है, बायर्स और सेलर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, डिफाइंड करता है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, डिफाइंड करता है। ठीक है, इनको टर्म्स बायर्स और सेलर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइंड करना है कि किसको इंश्योरेंस लेना है। अगर बाय चांस आपकी नाव डूब जाती है, इंश्योरेंस का क्लेम कौन करेगा, फ्रेट चार्जेस कौन पे करेगा, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी कौन पे करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इनको टर्म्स में डिफाइंड है। इनको टर्म्स में हर चीज़ें बताई गई है कि अगर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ये मत कहना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मतलब जैसे ये सेशन खत्म होगा ना, आधे पौने घंटे का, आपको सारे इनको टर्म्स दिमाग में रटी हुई होगी, ये समझ लो। बस अभी मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। मान के चलते है बायर ने कहा आई वॉन्ट टू डील इन FOB इनको टर्म्स। बायर ने कहा आई वॉन्ट टू डील विद यू इन FOB इनको टर्म्स। तो FOB इनको टर्म्स में होता है कि पोर्ट तक के जितने भी चार्जेस हैं, मुद्रा पोर्ट तक के जितने भी चार्जेस हैं, वो किसको बेयर करने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर को बेयर करने पड़ेंगे। किसको बेयर करने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर कौन, मैं। ठीक है, FOB Incoterms is a type of Incoterm in which exporter has to bear all the port charges in his country। ठीक है, एक्सपोर्टर को सारे के सारे पोर्ट चार्जेस, फैक्ट्री चार्जेस, इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हर तरह के चार्जेस कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर पे करेगा। मतलब अगर मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो पोर्ट तक के जितने भी चार्ज, जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली से मुद्रा तक ले जाना, एक ट्रांसपोर्टेशन चेन इन्वॉल्व होगी, ट्रक्स इन्वॉल्व होंगे, ट्रक का खर्चा कौन देगा, मैं दूंगा, एक्सपोर्टर दूंगा। ठीक है, जब मेरा सामान मुद्रा पे आएगा तो मुद्रा पे होगा कस्टम क्लियरेंस, उसमें जो CHA की फीस होगी कौन देगा, मैं दूंगा, एक्सपोर्टर दूंगा। ठीक है, जब वहाँ से कस्टम क्लियरेंस क्लियर हो जाएगा तो जहाज पे चढ़ाना, लोडिंग करवाना, इसके चार्जेस कौन बेयर करेगा, एक्सपोर्टर बेयर करेगा। ठीक है, तो यानी इनको टर्म में हर चीज डिफाइंड होती है, एक्सपोर्टर का कितना खर्चा है, इंपोर्टर का कितना खर्चा है। ठीक है, अब मान के चलते हैं दिल्ली से मुद्रा, अगर आपका थ्रू मान के चलते हैं ट्रक्स क्या आ रहे हैं, कंटेनर्स आ रहे हैं, बीच में कोई कंटेनर बह जाता है, डूब जाता है, या मान के डूबेगा तो रोड पे क्या डूबेगा, मान के चलो एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक का, तो अब बताओ किसका लॉस, एक्सपोर्टर का लॉस। एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस पहले से लेना था इसके लिए, क्योंकि FOB इनकोटर्म में साफ साफ है कि मुद्रा तक के जितने भी चार्जेस है कौन बेयर करेगा, एक्सपोर्टर बेयर करेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स क्या चीज़ डिफाइन करता है, बायर्स और सेलर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की कॉस्ट को कौन बेयर करेगा, इंश्योरेंस को कौन बेयर करेगा, और फ्रेट चार्जेस को कौन बेयर करेगा, फ्रेट चार्जेस कौन बेयर करेगा। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन स्मूथ हो, इसके लिए इनकोटर्म्स बनाई गई है। इनकोटर्म्स हर 10 साल में रिवाइज होती है, लेटेस्ट इनकोटर्म हम जिसको फॉलो करेंगे वो है 2020 की इनकोटर्म्स, जिसमें कि 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोटर्म्स हैं। अब जो आपको चीज़ समझनी है भाई, देखो 11 इनकोटर्म्स हैं, मुझे कोई MBA का पेपर नहीं लिखना, ना ही मुझे एक्सपोर्ट का कोई पेपर लिखना है, मुझे क्या करना है, धंधा करना। मैं आपको 11 की 11 इनकोटर्म डेफिनेटली बताऊंगा, बट याद मत करना, रट्टा मत मारना। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 इनकोटर्म्स जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 3। मैं बताने को तो डायरेक्टली 3 भी बता दूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, बायर से जब भी आप बात करोगे ना, उसके कुछ सवाल होंगे इनकोटर्म्स के रिलेटेड, वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ वो आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, पता आपको हो, मोटा मोटा पता हो, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा पता हो, क्योंकि मेरा काम है सामान को बेचना, ये याद रखना।
मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में मैंने आपको बताया था यार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड, RCMC का कोड, या मान लो टेस्टिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेगा या फिर आपका एम्प्लॉय कर लेगा। आपको इस काम में नहीं रहना, आपका काम है माल बेचना, पैसा कमाना, नोट गिनना आपका काम है। ठीक है, अब आगे चलो। टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम टर्म्स है जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी कैटेगरी इज फॉर सी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहली कैटेगरी में है टोटल 7 इनकम टर्म, दूसरी कैटेगरी में टोटल 4 इनकम टर्म। क्लियर, बस इतना ही जानना था। अभी तक मैंने जितना बताया एक बार फिर से समराइज करते हैं। कितने इनकम टर्म्स है? 11 इनकम टर्म्स है। 2 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। एक एप्लीकेबल है ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि है 7, और दूसरी एप्लीकेबल है सिर्फ सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि है 4। ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब है? रेल, एयरवेज, इसके अलावा रोड्स, ये सारे हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। सी में स्पेसिफिकली सी, ऑल मोड में सी भी कवर्ड है। ऑल मोड में क्या आ गया? एयरवेज, मतलब हम जहाज के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू भेज रहे हैं। इसके अलावा सी तो कवर्ड है ही है। इसके अलावा क्या क्या आ जाता है? रोड एंड रेल, ठीक है। 11 इनकम टर्म, 7 और 4। और इनकम टर्म्स क्या बताता है? बायर्स और सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अगर बीच में नाव डूब जाती है, बीच में सामान को डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस भरपाई कौन करेगा, उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, सारी चीज़ें इनकम टर्म्स में डिफाइंड है। ठीक है, आगे चलो। इनकम टर्म्स बनाई किसने? इनकम टर्म्स बनाई है ICC ने। किसने बनाई है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसने बनाई है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हर 10 साल में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है जहां पर ये इनकम टर्म्स रिवाइज होती है। चलो आगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, अब केशव नाम का बंदा है जिसकी कंपनी क्या थी, एक बार वापस उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। केशव नाम के बंदे की कंपनी क्या थी? ये देखो, केशव नाम के बंदे की कंपनी क्या थी? ध्यान से देखो आगे। केशव नाम का बंदा है, उसकी कंपनी का नाम है डिमरी एक्सपोर्ट्स, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? दिस कंपनी इज लोकेटेड इन दिल्ली में लोकेटेड है, और ये स्पाइसेस को बेचता है। ठीक है, अब कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको मैं अब आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना जो मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही आपको कहीं पे कोई किताब में मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दे देना यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले चीज़ क्या करेगा? केशव डिमरी जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, वो किसान तो है नहीं जो खेतों में जाके उगाएगा स्पाइसेस को। वो क्या है? एक मर्चेंट है। वो 100 रुपये का माल लाएगा, उस पे प्रॉफिट ऐड करेगा और आगे बेचेगा। मान के चलते हैं केशव ने एक सप्लायर है, ठीक है, दिल्ली का ही सप्लायर है। सबसे पहले केशव ने इस सप्लायर से कांटेक्ट किया। सप्लायर ने कहा मैं तुझे 10 कंटेनर जो कि अप्रॉक्सीमेट 250 टन माल मैं तुझे 100 रुपये में दे देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पशन है, 100 रुपये में दे देता हूँ। ठीक है, 100 रुपये में दे। सप्लायर ने कहा, केशव ने सप्लायर को कांटेक्ट किया, उसे कहा मुझे भाई कितना टन माल चाहिए? मुझे 250 टन टर्मरिक चाहिए, बता तो कितने में दे सकता है? तो इसने कहा 100 रुपये। बहुत बढ़िया बात है। तो केशव ने क्या किया? इसको प्रोक्योर कर लिया। और इसको अपनी फैक्ट्री में ले आया। मसाले को क्या ले आया? अपनी फैक्ट्री में ना यार क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करेगा, क्योंकि जब भी ये बेचने जाएगा ना इंटरनेशनल मार्केट लाइक दुबई, तो वहाँ पे ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकता है। US में भी क्वालिटी प्रोडक्ट बिकता है। तो सबसे पहले क्वालिटी एंड टेस्टिंग होगी उसकी फैक्ट्री में, सारी चीज़ें होगी उसकी फैक्ट्री में। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाएगा, क्या इसका pH लेवल क्या, मतलब जो भी चीज़ें। तो मुझे तो क्वालिटी के बारे में इतना नहीं पता कि कैसे क्वालिटी चेक करें, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो फैक्ट्री में आ गया। अब केशव की फैक्ट्री में क्या आ गया? डिमरी एक्सपोर्ट्स की फैक्ट्री में टर्मरिक आ चुका है। अब आगे देखते हैं। अब फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में देखो, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए? पैकेजिंग। मुझे एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग करनी होती है। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, ध्यान रखना,
एक्सपोर्ट में ना ऐसा नहीं कि कट्टों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं भाई, उसके लिए एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, जूट के बैग्स में आपको करना है या किस टाइप के मतलब बॉक्सेस में करना है, उसके लिए एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सी है। देखो कई प्रोडक्ट के लिए ना जूट बैग्स होते हैं, जंबो बैग्स भी होते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग क्या होती है, एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सी पैकेजिंग बेटर है, तो आप अपने CHA एजेंट से भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी है। ठीक है, चलो एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग आपने कर ली, फैक्ट्री में माल आया, टेस्टिंग की, उसके बाद उसे पैक कर दिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म, अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा यहाँ से थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू रेल रोड, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, मुद्रा पे चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, मुद्रा पोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है, मुद्रा पोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करता हूँ, थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोड, रेल, जो भी है, ये कहाँ चला जाएगा, मुद्रा पोर्ट पे चला जाएगा, मुद्रा। अब जैसे ही आपका सामान मुद्रा पोर्ट पे आएगा, मुद्रा पोर्ट में एंट्री करेगा, उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले कौन से चार्जेस लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस होता है। उसके बाद कौन सा क्या काम होता है, मुद्रा पोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस होता है। क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस होता है। ये तो मुद्रा के बाहर है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन से मुद्रा के गेट पे आ गया, जो आपके बंदरगाह है, जो आपका पोर्ट है, उसके गेट पे खड़ा हो गया। ठीक है, उसके अगला स्टेप क्या होगा, उस पोर्ट के अंदर एंट्री करना और कस्टम क्लियरेंस करना। ठीक है, जैसे ही कस्टम क्लियरेंस आपका हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, आपके प्लेटफॉर्म जो शिप होता है, जो आपका शिप होता है, शिप के बाजू में लाके अपने कंटेनर्स को रख देना। मतलब प्लेटफॉर्म पे आपका कंटेनर आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है आपका कंटेनर, प्लेटफॉर्म पे रख दिया जा चुका है, प्लेटफॉर्म पे रखा जा चुका है, प्लेटफॉर्म पे रख दिया, प्लेटफॉर्म पे रख दिया, प्लेटफॉर्म पे रख दिया। आपका कंटेनर कहाँ लग दिया, मतलब मान के चलो ये जहाज है, जहाज का ये टर्मिनल है, यहाँ पे जहाज खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे रख दिया जा चुका है। जैसे ही जहाज आएगा उस पे कंटेनर लोड होगा। अब क्या होगा, इसके बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही जहाज आएगा। ठीक है, अब लोडिंग हो गई। अब यहाँ से जहाज ने भारत की सीमा को छोड़ दिया है और कहाँ जाएगा, सीधा दुबई के जेबर अली पोर्ट पे। जैसे ही दुबई पहुंचा, दुबई में सबसे पहले क्या होगी, अनलोडिंग, और अनलोडिंग करके माल को कहाँ रखा जाएगा, माल को रखा जाएगा प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगला स्टेप प्लेटफॉर्म पे रखने के बाद अब दुबई गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका कस्टम क्लियरेंस कहाँ होगा, कस्टम क्लियरेंस कौन करेगा, ये दुबई गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपका सामान आ जाएगा पोर्ट के बाहर। अब वहाँ पर क्या होगा, अच्छा कस्टम क्लियरेंस में ना क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी भाई। दुबई में भारत से एक सामान जा रहा है, भारत ने एक्सपोर्ट किया, दुबई इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा, दुबई गवर्नमेंट लगाएगी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अब आ गया बाहर आने के बाद अब क्या होगा, अब होगा थ्रू रोड या रेल आपका ये सामान कहाँ जाएगा, सीधा बायर के वेयर हाउस पे जाएगा। बायर के कहाँ जाएगा, वेयर हाउस पे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। चलो एक बार दोबारा मैं आपको फ्लो चार्ट समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या। ये देखो, सबसे पहले ध्यान दो, सप्लायर है ये, सबसे पहले कौन है ये, सप्लायर से माल को प्रोक्योर किया जाएगा, फिर फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में टेस्टिंग होगी और भी बड़ी सारी चीज़ें होगी, टेस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग में उसे पैक किया जाएगा। ठीक है, देन जब वो पैक कर दिया जाएगा, उसके बाद होगा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, रोड और रेल के थ्रू कहाँ जाएगा, वो मुद्रा पोर्ट पे जाएगा। जैसे वो मुद्रा पोर्ट पे पहुँच जाएगा, मुद्रा पोर्ट के गेट पे खड़ा है। अब गेट पे अंदर जाते ही उसका कस्टम क्लियरेंस होगा,
कस्टम क्लियरेंस होने के बाद अगर कस्टम क्लियरेंस को वो पास करता है तो यहाँ पर उसे क्या मिल जाएगा, तो वो चला जाएगा प्लेटफॉर्म पर, शिप के बाजू में आके रख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका वेसल आएगा, आपका शिप आएगा, इसको लोड करवाया जाएगा आपके शिप पर। कहाँ करवाया जाएगा, शिप पर। शिप पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही शिप पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो शिप थोड़ी देर बाद, जैसे उसकी लोडिंग कंप्लीट होगी, थोड़ी देर बाद भारतीय सीमा को छोड़कर वह समुद्र में चला जाएगा और दुबई के लिए रवाना हो जाएगा। दुबई के लिए निकल गया। अब दुबई पहुंच गया, दुबई में होगी अनलोडिंग स्टार्ट और अनलोड करते ही उसे प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म पे रखते ही अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, कस्टम क्लियरेंस करवाना। कस्टम क्लियरेंस के बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी वहीं पे की जाती है, थ्रू रोड या थ्रू रेल। फिर वो कहाँ भेजा जाता है, बायर्स के वेयर हाउस पे बेचा जाता है, बायर के वेयर हाउस पे भेजा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब ध्यान से, अब एक लाइन का ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इनको टर्म में आगे बढ़ेंगे, एक लाइन का ध्यान रखना जो कि मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, सारी चीज़ क्लियर करूंगा। जैसे जैसे हम इनको टर्म में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनको टर्म में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे बायर का रिस्क बढ़ता जाएगा और सेलर का रिस्क घटता जाएगा। ये लाइन का ध्यान रखना है पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खर्चा। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, खर्चा। तो जितनी भी, जैसे जैसे हम इनको टर्म में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो खर्चा होगा, प्रीवियस इनको टर्म जितना तो खर्चा होगा ही होगा, उसमें और भी चीज़ें ऐड होगी। प्रीवियस इनको टर्म प्लस जो भी चीज़ आगे ऐड होगी। ये दो लाइन को याद रखना, आपके लेक्चर खत्म होते होते सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। ये दो लाइन को बस अभी आप कहीं पे लिख लो, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जैसे जैसे इनको टर्म में हम आगे बढ़ेंगे, बायर का रिस्क मैंने उल्टा लिख दिया, मैं थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करूँगा। जैसे जैसे इनको टर्म में हम आगे बढ़ेंगे, बायर का रिस्क कम होगा और सेलर का रिस्क बढ़ता जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। जैसे जैसे इनको टर्म में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे बायर का रिस्क कम होगा, सेलर का रिस्क बढ़ेगा। दूसरी चीज, खर्चा, प्रीवियस इनको टर्म प्लस कुछ ऐड होगा। ये दो लाइन लिख लो। अब आगे चलो। टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती है, इनको टर्म्स होती है। सबसे पहले इनको टर्म बहुत पॉपुलर है, ये एक्स वर्क। अब क्या है, केशव डिमरी बायर से डील कर रहे हैं। बायर कह रहा है, हाय केशव, मैं आपकी कोटेशन को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। आई वॉन्ट टू डील विद यू, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू डील विद यू इन द एक्स वर्क इनको टर्म। आई वॉन्ट टू डील यू विद द एक्स वर्क इनको टर्म। ये लाइन कौन बोलेगा, बायर बोलेगा। किसको बोलेगा, मुझे बोलेगा, एक्सपोर्टर को बोलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, बायर के कहने का मतलब है कि तू एक काम कर, अपना माल फैक्ट्री पर ही छोड़ दे। मतलब तू अपना माल फैक्ट्री पर ही छोड़ दे, मेरे बंदे आएंगे, मेरे बंदे आके तेरा माल फैक्ट्री से उठाएंगे और उसे मुद्रा पोर्ट पे ले जाएंगे। मुद्रा पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद मुद्रा पोर्ट को जब वो छोड़ेगा तो दुबई जाएगा। दुबई में कस्टम क्लियरेंस होगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा, सब कुछ होगा। वो सारी जिम्मेदारी मेरी। तुझे बस इतना सा काम करना है, तुझे अपनी फैक्ट्री पे अपने माल की टेस्टिंग कर लेनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक कर लेना है, बस इतना सा काम है। एक्स वर्क इनको टर्म, वेन एवर बायर विल से टू यू दैट आई वॉन्ट टू डील विद यू एक्स वर्क इनको टर्म, दैट मीन्स यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोक्योर योर प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर, फ्रॉम द सप्लायर। एंड आपको क्या करना है, सप्लायर से प्रोक्योर करने के बाद फैक्ट्री में ले आना है और फैक्ट्री में अपने माल की थोड़ी सी टेस्टिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक कर लेना। ठीक है, बस यानी कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, आपकी फैक्ट्री तक है। बाय चांस थ्रू सी में, अगर बाय चांस समुद्र में जहाज डूब जाता है
तो उसकी जिम्मेदारी किसका होगी? उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? बायर भुगतेगा। मान के चलो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, हर्जाना कौन भुगतेगा? बायर भुगतेगा। मेरी जिम्मेदारी फैक्ट्री में है, फैक्ट्री में मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कस्टम क्लियरेंस करना, इंपोर्ट ड्यूटी भरना, वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। सिर्फ फैक्ट्री पे अपने माल को लाना ही मेरी जिम्मेदारी है। फैक्ट्री पे अपने माल को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करना मेरी जिम्मेदारी है, बस। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। अगली इनकोटर्म का नाम है FCA। FCA मीन्स फ्री कैरियर एक्ट। FCA का मतलब हो गया फ्री कैरियर एक्ट। अब क्या होता है, जो बायर है, जो दुबई का बायर है, दुबई का बायर ये बोलता है दैट हाय केशव, आई वांट टू डील विद यू एंड आई एम वेरी फेमिलियर विद द इंडियन स्टेट्स एंड विद द इंडियन सिटीज़। मैं इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। आई हैव मल्टीपल वेयर हाउस इन इंडिया इटसेल्फ। सो आई हैव वन रिक्वेस्ट टू यू दैट you have to just deliver your product at my जयपुर वेयर हाउस। बायर क्या कह रहा है? आपको मेरा प्रोडक्ट जयपुर वेयर हाउस तक डिलीवर करना है, बस। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या चीज़ मेरी जिम्मेदारी क्या है? सप्लायर से माल को प्रोक्योर करना, उसके बाद फैक्ट्री में लाना, टेस्टिंग चेक करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करना, उसके बाद एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग मेरा काम है। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, वो भी किसे बेयर करनी है? मुझे बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, दिल्ली टू जयपुर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किसे बेयर करनी पड़ती है? मुझे, हैज़ अ एक्सपोर्टर मुझे बेयर करनी पड़ेगी। सीधा सीधा बायर ने ये बोल दिया कि आई एम वेरी मच फैमिलियर विद द इंडियन सिटीज़ एंड स्टेट्स, आई हैव मल्टीपल वेयर हाउस इन इंडिया इन डिफरेंट सिटीज़। So one of my warehouse which is located in Jaipur, or buyer will also say that one of my warehouse is nearby Mudra, so you can deliver your products, so you can deliver your containers at Mudra port, and my agent will pick these products from you, will pick these containers from you. You have to just hand over my shipment to him. सिंपल सी लाइन है। यानी कि बायर ने क्या कहा? बायर ने कहा तेरे ही देश में मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तू एक काम कर, अपना सामान एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग के साथ तू जयपुर, मुद्रा, उसने कुछ भी चीज़ बताई ना, मतलब वो बताएगा क्या? वो मतलब जब आपको इनवॉइस, जब आप बायर से डील कर रहे हो ना, बायर ने कहा आई वॉन्ट टू डील विद यू FCA इनकोटर्म। किस में डील करना चाहता हूँ मैं? FCA इनकोटर्म में डील करना चाहता हूँ कि और तुझे अपना माल को जयपुर में छोड़ देना है, या मुद्रा में छोड़ देना है, या सूरत में छोड़ना है। तो जो भी इनकोटर्म है, इनकोटर्म के पीछे हमेशा क्या लगेगा? हमेशा लोकेशन लगेगी। FCA एट जयपुर ABX वेयर हाउस। भाई जयपुर में छोड़ना है, जयपुर में कहाँ छोड़ना है? वेयर हाउस का एड्रेस भी तो होगा, तो ये रहा वेयर हाउस का एड्रेस। तो जब भी आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे, जब भी आप क्या बनाओगे? परफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे, वहाँ पे आपको इनकोटर्म लिखना होता है। और इनकोटर्म में आपको क्या लिखना है? FCA एट जयपुर ABX वेयर हाउस। ठीक है, तो इनकोटर्म यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है? फैक्ट्री के बाद एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, और फिर जयपुर में। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ऊपर भी चलते हैं, एग्जांपल भी दें। मान के चलते आपने सप्लायर से माल को प्रोक्योर किया 100 रुपये में। क्या सप्लायर से माल आपने 100 रुपये में प्रोक्योर किया, और उसके ऊपर आपने क्या किया? 20 रुपये अपना मार्जिन ऐड कर दिया। कितने का मार्जिन ऐड किया? 20 रुपये आपने मार्जिन ऐड किया। तो जब आप एक्स वर्क इनकोटर्म में डील कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी देनी है बायर को? टोटल कॉस्टिंग 120 रुपीज़। बट जब आप FCA इनकोटर्म में डील कर रहे हो, यहाँ पर आप 120 नहीं दे सकते, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग का भी खर्चा जोड़ना है। जब एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग हो जाएगी, उसके बाद ट्रकों में सामान लोड होगा और जयपुर जाएगा। जयपुर मतलब ट्रक में सामान लोड करने का भी एक खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है। ठीक है, जो ट्रक वालों का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा है जयपुर तक ले जाने का, वो भी आपको बेयर करना है। तो मान के चलते हैं
एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग और जयपुर तक ले जाने में 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ पर FCA में अगर आप डील कर रहे हो तो टोटल कोटेशन कितने की होगी, 125 रुपीज़ की होगी। क्लियर है ये? तो जब भी हम इनकोटर्म की बात करेंगे, इनकोटर्म के पीछे लोकेशन आएगा, जैसे FCA एट जयपुर ABX वेयर हाउस, या जो भी कंपनी बताएगी, कंपनी कहेगी जयपुर में एक काम कर, नेशनल हाईवे पे छोड़ दे, कुछ भी होगा, FCA एट जयपुर नेशनल हाईवे, तो इनकोटर्म के पीछे ये क्लियरली डिफाइंड होगा कौन सी लोकेशन है। ठीक है, आगे चलो, आगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था, पहले में थे फैक्ट्री पे छोड़ना, दूसरे में क्या था, मैंने अपना माल बायर के कहने पे एक ऐसे प्लेस पे छोड़ दिया, चाहे वो मुद्रा पोर्ट पे हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो गुड़गांव हो, उसने जो लोकेशन कही मुझे वहां तक डिलीवरी करनी है। ठीक है, और अब उसने जयपुर बोला तो जयपुर तक ले जाने में जितना भी खर्चा है, एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को जो भी खर्चा है वो किसको बेयर करनी है, एक्सपोर्टर, मुझे। आगे चलते हैं, अब आते हैं अगली इनकोटर्म। अगली इनकोटर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, FAS की फुल फॉर्म फ्री अलोंग साइड शिप, फ्री अलोंग साइड शिप। चलो, अलोंग साइड शिप का क्या मतलब है, थोड़ा सोचो। अलोंग साइड मतलब शिप के बाजू में, क्या करना, शिप के बाजू में। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, नौका, जो आपकी नाव है, जो आपका वेसल है, जो आपके कंटेनर्स को कहाँ ले जाएगा, दुबई तक ले जाएगा। आपको ये करना है, नाव के बाजू में लाके, प्लेटफॉर्म पे लाके अपने सामान को पटक देना। तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी, सबसे पहले तो सप्लायर से माल प्रोक्योर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आप मार्जिन ऐड करोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करोगे अपनी फैक्ट्री में। तो यहाँ पर आपने अपने माल हो गया 100 रुपये का माल प्रोक्योर किया, यहाँ पे आपने 20 रुपये ऐड किए, तो टोटल कितने हो गए, 120 रुपये। जैसे आपने उसमें एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व की, कहाँ तक लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर जाहिर सी बात है नौका के बगल में रखना है, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक होगा, जाहिर सी बात है पोर्ट तक होगा। ठीक है, मुद्रा पोर्ट तक है मान के चलते हैं, या मुद्रा पोर्ट, नावा सेवा पोर्ट, JNPT पोर्ट, जो भी पोर्ट है मान के चलते हैं। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपके लगे 5 रुपये, तो यहाँ पर कितनी कॉस्टिंग बन जाएगी, 125 रुपये। ठीक है, अब आगे चलो, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, मुद्रा पोर्ट में तो आपका माल आ गया, मुद्रा पोर्ट में एंट्री होने के बाद कस्टम क्लियरेंस का चार्ज, पोर्ट के मतलब कस्टम क्लियरेंस का चार्ज हो गया, इसके अलावा क्या होता है, CHA एजेंट का चार्ज हो गया, और भी ना जाने। अब जब आपका माल आप कहाँ पर आएगा, कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट के पास आएगा, तो सबसे पहले आपका कंटेनर कहाँ होगा, या आपका माल को सबसे पहले अनलोड करवाया जाएगा कस्टम क्लियरेंस के वेयर हाउस पे। ठीक है, तो अनलोडिंग में लेबर का चार्ज लगेगा, और उसके बाद जब कस्टम क्लियरेंस क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा से आपके सामान को कहाँ ले जाया जाएगा, पोर्ट पे ले जाए, मतलब फाइनल टर्मिनल पे ले जाया जाएगा, और टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। तो फाइनली लेबर का भी तो चार्ज होगा यहाँ पे, मतलब वेयर हाउस से टर्मिनल पे ले जाने का चार्ज। ठीक है, मान के चलते वेयर हाउस, क्योंकि लेबर उठाएगी, लेबर उतारेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी चार्जेस होंगे। तो पोर्ट के चार्जेस में क्या आ जाता है, लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस का चार्ज, इसके अलावा CHA एजेंट का चार्ज, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है। मान के चलो ये भी 5 रुपये, तो टोटल 130 रुपये। इफ़ यू आर डीलिंग अंडर FAS इनकोटर्म, देन आपको कितने का बिल बोलना है, नेट बिल आपको जो परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा 130 रुपये का बनेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले फैक्ट्री से माल को एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मुद्रा पे ले जाना है, और मुद्रा के अंदर जो पोर्ट के चार्जेस है, कस्टम क्लियरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, लेबर चार्ज, CHA चार्ज, वो भी आपको इंक्लूड करना है, वो भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्या आ चुका होगा, समझ आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, FAS इनकोटर्म, FAS इनकोटर्म के पीछे क्या बोलेगा बायर, मैं बायर से जब बात करूँगा ना,
I want to deal with you FAS Incoterm and FAS at मुद्रा पोर्ट, FAS at नावा सेवा पोर्ट। ठीक है, इस तरह से बायर बात करेंगे। सिंपल, समझ आ गया। आप जब परफॉर्मा इनवॉइस भी बनाओगे ना, परफॉर्मा इनवॉइस में आपको लिखना पड़ेगा FAS at मुद्रा पोर्ट। अगली जो हम इनकोटर्म पे बात करेंगे जो कि है FOB, मोस्ट पॉपुलर, क्या नाम है? FOB। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर FOB की फुल फॉर्म लिख लो, फ्री ऑन बोर्ड। FOB की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। देखो अब क्या है, आपका सामान कहाँ तक आ चुका है? आपका सामान आ चुका है टर्मिनल पे, आ चुका है प्लेटफॉर्म पे, आ चुका है। अब प्लेटफॉर्म से वेसल पे लोड करना है, प्लेटफॉर्म से वेसल पे लोड करना है, प्लेटफॉर्म से आपके जहाज पे लोड करना। वेसल मतलब जहाज ही होता है, जहाज को ही वेसल बोलते हैं, शिप बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। तो प्लेटफॉर्म से वेसल पे लोड होने का खर्चा भी आपको बेयर करना है। किसको बेयर करना? आपको। यानी कि सबसे पहले एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, सप्लायर से माल प्रोक्योर करना, प्रॉफिट ऐड करना, वो तो कर ही लोगे आप। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन से मुद्रा तक लाना, प्लस पोर्ट के चार्जेस। पोर्ट में क्या होता है? लोडिंग, अनलोडिंग, CHA का चार्ज, प्लस जब टर्मिनल पे आ जाएगा, टर्मिनल से भी लोड करवाना पड़ेगा, तो टर्मिनल से भी लोड करवाने के चार्जेस। तो टोटल यहाँ पर जो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मतलब टोटल आपका खर्चा आ जाएगा मुद्रा पोर्ट तक। मुद्रा पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस से लेके जहाज पे चढ़ाने तक का, जहाज पे चढ़ाने से लेके पीछे तक, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो, पोर्ट चार्जेस हो, कुछ भी हो, ये सब कवर्ड होता है अंडर FOB। ठीक है, FOB में क्या 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 चीज़ें कवर्ड होती है? FOB में जाहिर सी बात है जितना भी खर्चा आपका FAS में होता है, FAS प्लस, FAS मतलब फ्री अलोंग साइड शिप, जो मतलब बाजू में लाके रख दिया, प्लस लोडिंग चार्जेस फ्रॉम टर्मिनल टू शिप। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको एक लाइन बोली थी। अब चलो एक और चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने आपको फ्री कैरियर रेट क्या होता है? फ्री कैरियर एट जयपुर ABX वेयर हाउस। इसका क्या मतलब है? आपको ABX वेयर हाउस तक आपकी जिम्मेदारी है जयपुर तक लाना। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले X वर्क में क्या ऐड होगा? एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन। जब हम FAS की बात करेंगे, FAS में क्या इंक्लूड होगा? मतलब आपको टर्मिनल तक लाना है। कहाँ तक लाना है? मुद्रा पोर्ट के टर्मिनल तक लाना है। तो आपका क्या कवर्ड होगा? सबसे पहले FCA, फ्री कैरियर रेट। ठीक है, और फ्री कैरियर रेट जनरली क्या होगा? मुद्रा पोर्ट तक होगा, या बोलो जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कहाँ तक होगा? मुद्रा पोर्ट तक होगा। यानी यानी कि एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो कि मुद्रा तक होगा। इसकी में प्लस क्या होगा? प्लस होगा पोर्ट के चार्जेस। और जब हम FOB की बात करेंगे, FOB में क्या ऐड होगा? FAS तक का सारा खर्चा प्लस जहाज पे लोड करवाने का लोडिंग का खर्चा। क्लियर है ये? अब आगे चलो। FOB यूज होता है सबसे मोस्ट पॉपुलर अब तक जो हमने पढ़ा है, X-Work एंड FOB, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर इनकोटर्म्स। अगला CIF, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट इनकोटर्म, पॉपुलर इनकोटर्म्स। ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। फ्रेट किसे बोलते हैं? समुद्री किराया। फ्रेट किसे बोलते हैं? समुद्री किराए को क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। मुद्रा से आपका दुबई जाएगा तो जो समुद्री किराया लगेगा ना, जो जहाज का किराया लगता है, उसे ही फ्रेट बोलते हैं, पहली चीज। अब क्या है? आपका सामान वेसल पे लोड हो चुका है, तो क्या होगा? अब मुद्रा से जहाज चल पड़ा और दुबई के जेबर अली पोर्ट पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कवर्ड होगी? यहाँ पे क्या क्या कवर्ड होगा? सबसे पहले पुरानी इनकोटर्म मतलब FOB तक का चार्ज, प्लस इसमें क्या क्या ऐड होगा? कॉस्ट तो आगे सारे, कॉस्ट, इंश्योरेंस। जब दुबई तक जाएगा तो सी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको, मरीन इंश्योरेंस प्लस फ्रेट चार्जेस, समुद्री किराया,
प्लस समुद्री किराया। एफओबी तक हो गए पीछे के सारे खर्चे, मतलब एफओबी तक क्या होगा, मतलब फैक्ट्री में एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग करना, इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मुद्रा तक लाना, पोर्ट के चार्जेस, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग के जितना भी चार्ज होता है, प्लस आपका फाइनल जो लोड होता है कहाँ पे, जो आपका शिप पे लोड होता है, तो ये चार्जेस तो सारे एफओबी में आ गए, ये तो देने ही देने हैं। साथ के साथ क्या देना है, मरीन इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, समुद्री किराया भी एक्सपोर्टर को देना है, इंश्योरेंस भी एक्सपोर्टर को देना है। कौन सा इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अगर मान के चलते हैं नौका डूब जाती है, नाव डूब जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा, एक्सपोर्टर करेगा, मैं करूँगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं एक्स वर्क इनको, अब मैं थोड़ा पूरा पीछे भी ले के चलता हूँ, मान के चलते एक्स वर्क इनको टर्म में आप डील करते हो, अब समुद्री नौका डूब जाती है तो किसकी जिम्मेदारी है, एक्स वर्क में आपकी जिम्मेदारी होती है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री तक। समुद्री नौका डूबी, देखो दोबारा लिख के दिखाता हूँ, एक्स वर्क इनको टर्म में आपकी जिम्मेदारी होती है कहाँ तक, फैक्ट्री तक, ठीक है। कौन, किसकी जिम्मेदारी, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी। तो बाय चांस अगर समुद्र में जहाज डूब भी जाता है, जहाज डूब जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस कौन लेगा, बायर लेगा। इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा, बायर करेगा। बट इफ यू आर डीलिंग अंडर CIF इनको टर्म, और यहाँ पर अगर जहाज डूब जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है, केशव डिमरी की जिम्मेदारी है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा, एक्सपोर्टर करेगा, केशव डिमरी करेगा जो दिल्ली में बैठा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब ऐसी एक और इनको टर्म होती है जिसको मैं कभी प्रेफर, देखो अब तक मैंने जितना बताया ना 6, ठीक है, 5 या 6 पता नहीं कितनी बता चुका हूँ मैं, आई थिंक ये 5वीं है जहाँ तक मुझे लगता है, 5वीं है, हाँ। तो इन 5 इनको टर्म में 3 इनको टर्म है जो कि हमेशा यूज़ होगी। टोटल 11 में से, मतलब देखो टोटल 11 इनको टर्म्स है। मैंने क्या कहा था, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर या जिस पे हमें डील करना है वो कितनी इनको टर्म है, वो है टोटल 3, जो कि है एक्स वर्क, फैक्ट्री तक हमारी जिम्मेदारी, FOB जहाज पे चढ़ाने तक की जिम्मेदारी, और दुबई के जेबरअली पोर्ट तक की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी, ये 3 इनको टर्म मोस्ट पॉपुलर है। आपको इफ़ यू आर अ बिगिनर ऑलवेज प्रेफर एक्स वर्क इनको टर्म, क्योंकि यार इंश्योरेंस में ना आप फंस जाओगे। आप मान के चलो आपकी कोई नौका ही डूब जाती है, ठीक है, इंश्योरेंस लेने में ही आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर आप लेने, मतलब ज़िंदगी तो नहीं निकल जाएगी, मतलब आपका दिमाग फालतू में ही आ जाएगा। FOB में भी आपको पोर्ट चार्जेस में दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट हैज़ अ एक्सपोर्टर, भाई 2, 3, 4, 5 शिपमेंट एक्स वर्क में करो, ठीक है, फैक्ट्री तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे आप क्या करो, FOB और CIF में आ जाओ। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी, जैसे जैसे एक्स वर्क, FCA, FAS फ्री अलोंगसाइड शिप, FOB और CIF, जैसे जैसे आप इनको टर्म में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे इनको टर्म में क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो अगर CIF इनको टर्म में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो रिस्क भी क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। और बायर का रिस्क कब मिनिमम है, कि CIF इनको टर्म में, क्योंकि उसकी कंट्री में, दुबई में माल आ चुका है, वहाँ पे रिस्क कम है। अब एक चीज़ बताओ, हैज़ अ एक्सपोर्टर, ठीक है, आपके लिए सेफ क्या रहेगा, एक्स वर्क इनको टर्म, बट जो पैसे कमाने का जो मौका है वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा CIF FOB में। क्यों, आपका रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क के साथ आपका पैसा, मतलब आप ज़्यादा पैसा मांग सकते हो। वो तो क्यों मांग सकते हो आप समझ गए होंगे, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ये देखो, अगर फैक्ट्री तक आप 120 रुपये में बेच रहे हो, अगर फैक्ट्री तक आप माल कितने में बेच रहे हो, 120 रुपये में बेच रहे हो, तो आप क्या कहोगे, भाई लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी इन्वॉल्व करूँगा मैं, मुद्रा तक ले जाने की, प्लस पोर्ट के चार्जेस भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लस बोर्डिंग चार्जेस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लस कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट,
इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसके लिए मैं 20 रुपये ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, दुबई तक के सारे खर्चे उठा रहा हूँ। तो दुबई तक का टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्चा यहाँ पे हो गया लगभग 152 रुपया। तो पैसा कहाँ ज़्यादा कमा रहे हो, CF इनकोटर्म में, रिस्क कहाँ पे है, CIF इनकोटर्म में। ठीक है, अगली पे चलते हैं। कभी मतलब अगली इनकोटर्म, 6 इनकोटर्म मैंने बता दिया अब आपको। अगली जो इनकोटर्म है भाई कभी मत यूज़ करना, ज़िंदगी में यूज़ मत करना, फिर बोल रहा हूँ ज़िंदगी बर्बाद कर देगी आपका। अगला इनकोटर्म देखो, छठी इनकोटर्म अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली गिनती भूल जाता हूँ थोड़ी देर में। छठी इनकोटर्म CFR, इसको एक और नाम से जानते हैं CNF, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट सिंपल सी बात है, CIF इनकोटर्म में कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट दुबई तक ले जाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ रहा था, मरीन इंश्योरेंस प्लस फ्रेट चार्जेस। किसको लेना पड़ रहा था, इसका खर्चा उठाना पड़ रहा था, एक्सपोर्टर मुझे। CNF या कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब देखो CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, और कॉस्ट एंड फ्रेट को एक और नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट, तो मतलब वही होगा। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है भाई, दुबई तक ले जाने के सारे खर्चे इन्वॉल्व है जो CIF में है। ठीक है, दुबई तक CIF क्या करता है, दुबई तक ले जाने के सारे खर्चे लेता है, दुबई तक ले जाने के सारे खर्चे लेता है। बट CFR इनकोटर्म में सारे के सारे खर्चे है, बट एक्सेप्शन क्या है, इंश्योरेंस का एक्सेप्शन है। मतलब अब मैं इसमें बताता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले कॉस्ट तो होगी जिसमें कि सप्लायर से लेगा प्लस अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके ऊपर हम प्लस करेंगे एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, उसके ऊपर हम प्लस करेंगे लोकल ट्रांसपोर्टेशन प्लस पोर्ट चार्जेस प्लस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, प्लस जब दुबई में आएगा तो दुबई में कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, फर्क ये है CNF इनकोटर्म या बोलो CFR कॉस्ट एंड फ्रेट इनकोटर्म में इंश्योरेंस नहीं लेना होता, इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता, इसीलिए बहुत रिस्की है। बायर आपसे कहेगा यार आई एम डीलिंग विद इंडिया सिंस लास्ट 10 years, आई मच मोर एक्सपीरियंस देन यू एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इन नॉट इवन अ सिंगल, मतलब कोई भी एक बार मेरा नाम नहीं डूबा है, कोई भी एक बार मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो डैमेज हुआ है, मेरा सामान डैमेज हुआ है। तो एक काम कर, तो फालतू में जो इंश्योरेंस के 6, 8, 10 हज़ार रुपये देगा, 12 हज़ार रुपये देगा, उस इंश्योरेंस पे पैसा मत लगा, क्योंकि मैं तो 10 साल से डील कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस में पैसा एक तरह से बेकार है इंश्योरेंस लेना। ठीक है, बायर ये बोलेगा किसको, आपको बोलेगा, आपको, यानी कि आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो भाई, लेकिन ये याद रखना आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया, ठीक है, या फिर मान के चलो आपकी नाव डूब गई, जो समुद्र का वो था ड्राइवर था वो शराबी निकला, बेवड़ा निकला, उन्हें शराब पी के नाव ही डुबो दी। ठीक है, सारा खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डैमेज होगा वो अलग, कंटेनर डूब गया, सब कुछ सारा खर्चा आपके दिमाग में है। इसलिए CFR इनकोटर्म जिंदगी में कभी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, डिलीवर्ड एट प्लेस। आई थिंक 7वीं इनकोटर्म, डिलीवर्ड एट टर्मिनल और डिलीवर्ड एट प्लेस। अब क्या है, दुबई के जेबर अली पोर्ट पे आपका शिप आ चुका है, आपका कंटेनर आ चुका है। अब क्या है, यहाँ पर कौन कौन से खर्चे लगेंगे, यहाँ पर दुबई तक के तो खर्चे है ही है। ठीक है, CIF मान के चलता हूँ, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, मरीन इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो CIF में क्या ऐड होगा, CIF में ऐड होगा अनलोडिंग चार्जेस, अनलोड करके कहाँ रखना, अनलोड करके प्लेटफॉर्म पे लगना, अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसे बायर के डिफाइंड प्लेस पे भेजना, बायर के कहाँ भेजना, डिफाइंड प्लेस पे भेजना। जैसे कि बायर ने बताया है DAP एट ABX वेयर हाउस दुबई।
इसका क्या मतलब है, मुझे मुझे अपने माल को कहाँ तक डिलीवर करना है, DAP एट ABX वेयर हाउस। मुझे अपने माल का सबसे पहले CIF तक जितना खर्चा वो तो है ही है, उसमें ऐड करना है अनलोडिंग चार्ज जो जहाज से अनलोड होगा, प्लस थ्रू दुबई ट्रांसपोर्टेशन, दुबई के लोकल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके मुझे क्या करना है, इसको ABX वेयर हाउस तक पहुंचाना है। ठीक है, ABX वेयर हाउस तक पहुंचाना है। याद रखना, इनकोटर्म के पीछे लोकेशन डिफाइंड होती है, DAP एट ABX वेयर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो CIF इनकोटर्म में 152 रुपये पहले आप ले रहे थे, अब डिलीवर्ड एट प्लेस में आप कितने पैसे लोगे, अनलोडिंग का चार्ज प्लस थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक ले जाना, थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन इसको ABX वेयर हाउस तक ले जाना। अब आप कहोगे अब डिलीवर्ड एट टर्मिनल क्या होता है। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट की जगह हो, अगर दुबई गवर्नमेंट की, अगर मान लो बायर ने आपसे कह दिया DAT एट दुबई पोर्ट, DAT एट दुबई पोर्ट या DAT एट CFS जेबर अली पोर्ट, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट का एरिया हो, ठीक है, अगर आप उस प्लेस में सामान छोड़ रहे हो तो क्या बोला जाएगा, DAT एट टर्मिनल। बट अगर कोई प्राइवेट प्लेस है, कोई वेयर हाउस है, तो वो क्या बोला जाएगा, DAP बोला जाएगा। तो प्राइवेट प्लेस के लिए बोला जाता है प्लेस, DAP यूज होता है। कोई सरकारी प्लेस है उसके लिए क्या यूज होता है, DAT। कहने का मतलब ये है DAT में जो भी जगह डिफाइंड होती है, मुझे अपने माल को उस जगह पे भेजना होता है। ठीक है, और जनरली ये वाली जगह कहाँ पर होती है, बायर्स की कंट्री में होती है। जब भी स्टार्टिंग में D लिखा आ जाए, जब भी स्टार्टिंग में क्या लिखा आ जाए, D लिखा आ जाए, इसका मतलब ये इनकोटर्म कहाँ तक है, मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है, बायर्स की कंट्री तक है। मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है, बायर की कंट्री तक है। ठीक है, टर्मिनल इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट एरिया हो, प्लेस मतलब प्राइवेट एरिया तक में, मतलब मुझे कोई प्राइवेट प्लेस पे अपने माल को छोड़ना है। ठीक है, चलो अगला, आपने ध्यान दिया होगा, अब मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ नहीं बोली, इम्पोर्ट ड्यूटी। बस देखो, जब दुबई में आएगा मेरा सामान तो कोई ना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी भरेगा ना, सबसे पहले दुबई गवर्नमेंट को। वो कौन भरेगा, इन दोनों में वो चीज़ कवर्ड नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी इज नॉट कवर्ड इन दिस। इम्पोर्ट ड्यूटी बायर ही पे करेगा। बट जब मैं अगली इनकोटर्म में आता हूं, अगली इनकोटर्म जो कि कौन सी है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर केशव डिमरी जो दिल्ली में बैठा है वो पे करेगा। ठीक है, यानी कि CIF इनकोटर्म प्लस अनलोडिंग चार्जेस एट जेबर अली पोर्ट दुबई प्लस थ्रू लोकल ट्रांस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, और कस्टम क्लियरेंस करवाना भी किसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन दुबई पोर्ट टू ABX वेयर हाउस। ठीक है, ABX वेयर हाउस थ्रू लोकल, ये सारी कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व होती है, ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है डिलीवर्ड ड्यूटी प्लेस में। ठीक है, अच्छा एक दो और इनकोटर्म बताता हूँ। चलो, एक इनकोटर्म आपकी आती है कैरेज पेड टू। देखो मेरी स्पेलिंग ना बड़ी गंदी है, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, तो समझ लेना। कैरेज पेड टू, अगली होती है कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। लिख लेना पेड टू अपने हिसाब से। कहने का क्या मतलब है, देखो सिंपल ये मतलब है, देखो जब भी ये वाली इनकोटर्म्स यूज होगी इसके पीछे लोकेशन डिफाइंड होगी। जैसे CPT एट JNPT पोर्ट, इसका क्या मतलब है, जो एक्सपोर्टर है उसको अपना माल एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग करना है और अपने माल को कहाँ ले जाना है, JNPT पोर्ट तक ला। एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू JNPT पोर्ट, यहाँ तक का खर्चा किसका है, यहाँ तक का खर्चा है किसका, एक्सपोर्टर का। बट मान के चलो अगर
जो सामने वाली पार्टी है जिसे हम बोलेंगे एक्सपोर्टर, उसने बोल दिया CPT एट जयपुर, तो जयपुर तक लाना है। उसने बोल दिया CPT एट कुछ भी, मतलब CPT के पीछे जो भी लोकेशन लगा दी ना, वहां तक आपकी जिम्मेदारी है। और ये याद रखना, अगर वहां तक जिम्मेदारी है, तो अगर विदाउट इंश्योरेंस है CPT होगा, विद इंश्योरेंस है CIP होगा। ठीक है, विद इंश्योरेंस CPT, विदाउट इंश्योरेंस CIP। ठीक है, एक फाइनल इनको टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डोर टू डोर वाली। डोर टू डोर क्या मतलब है? घर के गेट तक आके छोड़ के आओ, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना हो, चाहे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, चाहे अनलोडिंग करवाना, यहाँ पे अनलोडिंग चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सारा खर्चा कौन उठाएगा? सारा खर्चा उठाएगा कौन? एक्सपोर्टर उठाएगा, कैश ऑन डिलीवरी उठाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। समराइज करते हैं, समराइज करो। हमारे लिए एक्स वर्क, जहाँ पर मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है? फैक्ट्री तक है। ठीक है, दूसरी मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? FOB, पूरे के पूरे भारतीय पोर्ट तक जितना भी खर्चा हुआ, और लोड, एक शिप है, शिप पर मेरा सामान लोड हो गया, अब इससे पीछे का जितना भी खर्चा है, एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन प्लस पोर्ट चार्जेस प्लस लोडिंग चार्जेस एट शिप, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है? FOB। ठीक है, इंडिया की सरजमी पर जितना भी खर्चा हो रहा है FOB वो बोलते हैं। अगला FOB वो अमाउंट है जो इंडिया की सरजमी तक दिया गया किसी को। अगला क्या है? CIF। हम CFR की कभी बात नहीं करेंगे, बाकी किसी भी इनकोटर्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 3 इनकोटर्म, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। दुबई के जेबर अली पोर्ट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, तो FOB में इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड होगा और वो बन जाएगा CIF। ठीक है, जैसे जैसे मैं इनकोटर्म में आगे बढ़ रहा हूँ, एक्स वर्क, FCA, इसके अलावा फ्री अलॉन्ग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, इसके अलावा हम जाएंगे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF, CNF। जैसे जैसे हम इनकोटर्म में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो रही है, लेकिन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको CIF में जाना चाहिए। बट सेफर साइड खेलना चाहते हो, पैसा थोड़ा कम भी कमाओ चलेगा, तो आपको एक्स वर्क में जाना चाहिए। जितने भी खतरों के खिलाड़ी हैं ना, जितने भी खतरों से खेलना जानते हैं, वो CIF में जाओ। कई लोग कहते हैं सर मैं तो बायर के वेयर हाउस पे डिलीवर करूँगा, भाई वो बहुत रिस्की हो जाता है। उसके लिए ना आपके अच्छे नेटवर्क हो, सामने वाली जो कंट्री है, दुबई हो गया, सिंगापुर हो, जहाँ पर भी अच्छे नेटवर्क हो ना, आपके लोग प्रेजेंट हो दुबई में, ठीक है, जो कि कस्टम क्लियरेंस करवाए, सारी चीज़ें, तब आप उसकी तरफ जाना। ठीक है, तब आप उसकी तरफ जाना। अदरवाइज CIF दुबई पोर्ट तक की जिम्मेदारी लो, अनलोडिंग करवाना वो सब कर वहाँ तक छोड़ दो, दुबई पोर्ट तक की जिम्मेदारी लो, उसके आगे का नहीं। बायर की कंट्री में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी तरफ कभी मत ध्यान देना, ये वाला खर्चा कभी मत उठाना, वो थोड़ा सा मतलब बेकार वाला काम हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ समझो, जब आप ना मान के चलो, जब आप ना दिल्ली में हो, दिल्ली में आपको ना टमाटर लेने 1 किलो, ठीक है, तो आपको पता है यार 1 किलो टमाटर के रेट दिल्ली में 30-40 रुपये किलो हो गए, ठीक है। बट जैसे आप चेन्नई में जाओगे ना, वहाँ पे बोलेगा टमाटर है जी 120 रुपये किलो, तो आपको लगता होगा कोई लूट रहा है, कोई दूसरा बोल देगा 80 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन जो लोकल होगा वो तो जानता है यार यहाँ टमाटर तो 60 रुपये का किलो मिलता है। जो लोकल बंदा होता है उसको वहाँ पे एक्चुअल में सभी रेट का पता होता है कि एग्जैक्टली CHA को, वहाँ के CHA को कितना पैसा देना है, एग्जैक्टली अनलोडिंग में जो दुबई की अनलोडिंग होगी तो वहाँ पे कितना पैसा देना है, ठीक है। तो सारे के सारी चीज़ें जो भी होती है, जो बायर्स की कंट्री में होती है, वो बायर्स को करने दो। मेरी कंट्री तक या टिल दुबई तक मैं सारे खर्चे उठाऊँगा, उसके आगे रिस्की हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये समझो, ठीक है। आगे ये वाली चीज़ आपको आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर होगी। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ,
ठीक है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ जो कि डेफिनेटली आपको, मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला हुआ था जिसमें कि सारे के सारे इनको टर्म्स के बारे में मैंने बताया हुआ था, जिसमें कि सारे के सारे इनको टर्म्स के बारे में एक PDF में मेंशन्ड है, ठीक है। आई थिंक वो ये रहा वो पेज, ठीक है, ये रहा वो PDF, ये वाली PDF मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, गूगल पर लिखो इनको टर्म्स एक्सप्लेन्ड PDF। थर्ड वाली लिंक डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स, ये वाले जो लिंक है इस पे चले जाना और यहाँ पर आपको डिटेल में इनको टर्म्स को जानने को मिल जाएगा। व्हाट इज़ FAS इनको टर्म, व्हाट इज़ FCA, व्हाट इज़ CRF, C&F, ठीक है, व्हाट इज़ CPT। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, चलो एक FOB इनको टर्म। FOB is free on board and is widely used term. FOB price actually comprise FOB port down plus charges incidental to actual shipment of good but minus ocean freight and marine insurance. ध्यान से सुनना, FOB is free on board and is widely used term. FOB price actually promise FOB port down plus charges incidental to actual shipment of good बट माइनस ओशन फ्रेट एंड मरीन इंश्योरेंस। मतलब कि जो ओशन का फ्रेट है, जो मरीन इंश्योरेंस है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। भारत की सरजमी पर जितना भी खर्चा हो रहा है, पोर्ट का खर्चा, जितना भी खर्चा, वो बेयर करना होता है FOB में। द सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मूवमेंट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड पासिज शिप रेल एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट नेम्ड इन द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स दैट द बायर हैज टू बेयर ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड फ्रॉम दैट पॉइंट। सिंपल सी बात है, जैसे ही जहाज पे लोड हुआ सामान, जैसे ही जहाज पे लोड हुआ सामान, उसके पहले तक के सारे खर्चे, जहाज पे लोड होने के बाद जहाज उसी टाइम डूब जाता है ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको बस जहाज पे सही सलामत लोड करना है। सही सलामत क्या करना है? अपने सामान को लोड करना है। आप समुद्र में डूबे जाए, वहां पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मरीन अगर आप इफ यू आर डीलिंग अंडर FOB इनको टर्म, okay, then buyer has to pay the marine insurance and the freight charges. Okay, I think this point is clear to you. ऐसे ही आप CIF इनको टर्म को पढ़ सकते हो, ठीक है। CIF is cost insurance and freight to the named port of destination. Again, one of the most commonly used term, it is FOB price plus cost of ocean freight and marine insurance. FOB plus ocean freight प्लस मरीन इंश्योरेंस, यही तो बताया था। अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इट इज प्रेफर्ड टाइप ऑफ कोटेशन बिकॉज इंपोर्टर नोज व्हाट एग्जैक्टली द गुड्स विल कॉस्ट हिम एट हिज पोर्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स और बताता हूँ जो कि आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ना हर चीज़ों को आपको इतनी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो, आप भी एक इंसान हो, ठीक है। आपको मैं कितना ही कहानी में क्यों ना बता लूँ, आपको कहानी नहीं आएगी समझ में। एक बंदे की ग्रैस्प करने की ना एक लिमिट होती है, बट मैं अलग अलग एग्जाम्पल से इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए थोड़ा डिटेल में। कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने। कहानी जो अब तक मैंने पढ़ाया ना, टोटल 11 इनको टर्म है, सब भूल जाओ, सिर्फ कहानी में जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करो, ठीक है। देखो, इनको टर्म्स ऑलवेज डिफाइंड विद लोकेशन। अगर मैं FOB में डील कर रहा हूं तो FOB कहां से? FOB एट मुद्रा पोर्ट। अगर मैं CIF में डील कर रहा हूं, CIF एट जेबर अली पोर्ट दुबई। मुझे बायर को बताना है FOB कहां से, FOB जो वैल्यू होगी, ठीक है, FOB वैल्यू कहां तक बेयर करूंगा मैं। मतलब सिंपल सी बात है, FOB। अब FOB का मतलब क्या? मतलब जो एक्सपोर्टर है उसके एरिया में जितना भी खर्चा हो रहा है वो पे करना पड़ेगा, सिंपल। और याद, मतलब थोड़ा मैं आपको और क्लैरिफाई करता हूँ, FOB फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। सेलर्स की कंट्री में जितना भी खर्चा हो रहा है वो बेयर करेगा कौन? वो बेयर करेगा सेलर, एक्सपोर्टर बेयर करेगा, ठीक है। CIF में क्या है? CIF एट जेबर अली पोर्ट। जेबर अली पोर्ट तक मुझे पहुंचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे, मतलब जब भी इनको टर्म आएगा, इनको टर्म्स ऑलवेज डिफाइंड विद लोकेशन। पॉइंट लिख लो, इनको टर्म ऑलवेज डिफाइंड विद लोकेशन। चलो दूसरा,
दूसरा देखो, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इनको टर्म्स में ध्यान रखनी है, हर तरह की इनको टर्म्स में डील नहीं करना। एक्स वर्क, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अपना ज़्यादा दिमाग मत बिड़ाना इफ़ यू आर द बिगिनर। CIF और FOB, ठीक है, आगे मैं अब आपको बताता हूँ। देखो अब देखो, इनको टर्म्स का टॉपिक इतना था, अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा सा वो डिटेलिंग में चलेंगे एक टॉपिक पे जो कि है गवर्नमेंट इंसेंटिव। आगे आने वाले सेशन में गवर्नमेंट इंसेंटिव को और डिटेल में बताने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ में समझो। मान के चलते हैं आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे थे, 1 करोड़ का क्या किया आपने एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर ना इंसेंटिव देती है, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, DBK हो गया, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, एक होता है रोड टैप होता है, एक होता है एडवांस ऑथराइजेशन होता है। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है भारत सरकार। मोदी सरकार चाहती है भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। क्या चाहती है मोदी सरकार? भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अलग अलग क्या निकाले हुए हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स निकाले हुए हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप, एडवांस ऑथराइजेशन। अब जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का इंसेंटिव, 1 करोड़ की सेल, जैसे भारत सरकार कह रही है अगर आप 1 करोड़ की सेल करते हो तो आपको क्या दिया जाएगा, इसके ऊपर इंसेंटिव दिया जाएगा। 50 लाख की सेल करोगे, 1 लाख की सेल, जो भी है, आपने 1 रुपये की भी सेल की है ना, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आपने 1 रुपये का भी एक्सपोर्ट किया, ठीक है। बट मान के चलो, बट जो 1 करोड़ की सेल होगी या 1 लाख की सेल होगी, ये मानी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ FOB वैल्यू। क्या मानी जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ FOB वैल्यू। मान के चलो आपका टोटल कॉस्टिंग थी, आपकी टोटल कॉस्टिंग FOB वैल्यू थी 92 लाख, जिसमें कि 8 लाख तो सिर्फ आपका ओशन फ्रेट और इंश्योरेंस था। 8 लाख का क्या था? ओशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा तो वो मिलेगा FOB वैल्यू पे, जो कि है 92 लाख, ठीक है। थोड़ा मैं और एग्जांपल से बताता हूँ। देखो भारत सरकार क्या करती है, ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। ड्यूटी ड्रॉबैक, भारत सरकार क्या करती है, आपने मान के चलो 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, क्या किया आपने? 1 CR का क्या किया आपने? एक्सपोर्ट किया। जैसे आप 1 CR का एक्सपोर्ट करोगे, भारत सरकार क्या करती है, फ्लैट 2% या 2%, किसी प्रोडक्ट्स में क्या रहता है 1%, 1.5%, 2%, 3%, मतलब कई प्रोडक्ट्स में तो होता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में 0.5, 1%, 2% क्या रहता है, ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है, ठीक है। ड्यूटी मतलब 1 करोड़ का 2% कितना हो गया? 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर, ठीक है। बट जो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए FOB तक होना चाहिए, मतलब भारतीय पोर्ट तक, भारतीय पोर्ट, मतलब मान के चलो आपका टोटल जो शिपमेंट है वो बना 1 करोड़, आपका जो टोटल शिपमेंट वैल्यू है, जो आप मान के चलो आप इफ़ यू आर डीलिंग अंडर CIF इनकोटर्म। देखो अगर FOB इनकोटर्म में बात कर रहे हो तो साफ साफ पता है, आपने साफ साफ लिख दिया FOB इनकोटर्म में कि आई एम डीलिंग अंडर FOB इनकोटर्म, एंड जो मेरा टोटल कोटेशन है, जो मेरा, अगर आप FOB, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, इफ़ यू आर डीलिंग इन FOB इनकोटर्म, ठीक है, तो क्या मतलब है, इसका कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, जो भी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट वर्दी पैकेजिंग, प्लस पोर्ट के चार्जेस, प्लस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ये सारे इंक्लूड करके आपने जो बायर को कोटेशन दी है वो दी है मान के चलो 1 करोड़ की। कितने की दी है? 1 करोड़ की, ठीक है। तो 1 करोड़ पे 2% आपको क्या मिल जाएगा? इंसेंटिव। 1.5%, 1%, जो भी इंसेंटिव मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है। बट इफ़ यू आर डीलिंग अंडर CIF इनकोटर्म, अगर आप CIF इनकोटर्म में डील कर रहे हो तो क्या होगा? तो CIF में क्या क्या होता है? FOB प्लस फ्रेट प्लस आपका इंश्योरेंस। तो भारत सरकार किस पे आपको इंसेंटिव देती है? इस पे देती है। अब CIF में आपका बिल बनता, मान के चलो CIF कोटेशन जो आपने दी है वो दिया मान के चलो 1 करोड़ 50 लाख। कितने की आपने कोटेशन दी है? 1 करोड़ 50 लाख। बट जो उसमें FOB वैल्यू है, FOB वैल्यू सिर्फ है 1 करोड़
25 लाख की, 1 करोड़ 25 लाख की आपकी क्या है FOB वैल्यू। बाकी 25 लाख रुपए कहाँ लगे हैं, वो लगे हैं ओशियन फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये 25 लाख पे आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ये 25 लाख पे आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपको इंसेंटिव सिर्फ कहाँ मिलेगा, 1 करोड़ 25 लाख मान के चलते इंसेंटिव है आपका कितना परसेंट, 1.25%। कितना परसेंट है, 1.25%। तो आपको 1.25 आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, या जितना मान लो ये आपको आपका इंसेंटिव है 2%। कितना आपका इंसेंटिव है, 2%। तो मान के चलो ये 1.25 लाख का 2% हो गया, मान के चलो, मुझे नहीं पता कितना हो गया, 2 लाख के आसपास हो गया। तो 2 लाख रुपए आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, 2-2.25 लाख जो भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, FOB वैल्यू पर ही भारत सरकार क्या देती है, FOB वैल्यू पर ही भारत सरकार आपको इंसेंटिव देती है। ठीक है, चाहे वो रोड टैप का इंसेंटिव हो, चाहे वो आपका एडवांस ऑथराइजेशन का इंसेंटिव हो, चाहे आपका DB के हो, जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो सब किस वैल्यू पर दिए जाते हैं। 1 करोड़ किसको बोला जाएगा, CIF वैल्यू को बोला जाएगा, FOB वैल्यू को, FOB वैल्यू को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स इनको टर्म के रिलेटेड आपको समझ आए होंगे। स्टिल अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर ही रहा होगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ आप नीचे कमेंट, अगर कोई कॉल नहीं करेगा भाई, आराम से सारे लोग क्या कॉल करोगे मुझे, ठीक है, कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर दो, आपके सारे डाउट्स को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। देखो एक छोटा सा पॉइंट इनको टर्म्स में रह गया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बट क्लियर करना रह गया था। मैंने बताया था टोटल 11 में से 7 इनको टर्म्स होती है। ठीक है, 7 और 4 इनको टर्म्स, 7 इनको टर्म्स इज एप्लीकेबल टू ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रोड, रेल, एयरवेज, सी, कुछ भी हो। एंड 4 इनको टर्म्स स्पेसिफिकली सी के लिए। तो सी के लिए कौन सी इनको टर्म्स है, कौन सी है, बताओ बताओ, अब तो पता होना चाहिए। FAS फ्री अलोंगसाइड शिप, शिप के बाजू में लाकर अपने सामान को रख देना। FOB फ्री ऑन बोर्ड, कहाँ, शिप पर अपना सामान को प्लेटफॉर्म से उठा के रख देना। और CIF दुबई के जेबर एयरपोर्ट तक जिम्मेदारी रखना, इंक्लूडिंग जिम्मेदारी रखने के साथ साथ फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, CFR विदाउट इंश्योरेंस। ये 4 इनको टर्म्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सी। बाकी सारी इनको टर्म्स जो है वो चाहे आप बाय रोड, बाय रेल, कैसे भी कर लो। ठीक है, उम्मीद तो आगे जैसे एक्स वर्क है, या फिर आपका एक्स वर्क के अलावा FCA है, फ्री कैरियर है, CPT है, या CIP है, सारे के सारे इनको टर्म्स कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अवेलेबल है। ठीक है, बट ये वाली इनको टर्म्स सिर्फ और सिर्फ सी के लिए अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कहीं पे लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज छोड़ो, क्योंकि हमारा काम है धंधा करना, हमारा काम लिखना नहीं है। उम्मीद करता हूँ इनको टर्म वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न होता है, डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, 6 से 7 घंटे की मैंने एक मैराथन वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, साथ के साथ यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा आई बटन में। इसको ज़रूर देख लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं रिगार्डिंग GST, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, हर एक चीज़ को इस वीडियो में कवर किया गया है, ये 7 घंटे की वीडियो में। तो अभी के अभी इस वीडियो को देख लो भाई, कोई प्रमोशन नहीं है। मेरी वीडियो नहीं देखोगे, मेरा घर तब भी चलेगा, आप ही का बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने से। इस वीडियो के एक बार कमेंट बॉक्स को जाकर देख लेना कि लोग इस वीडियो के बारे में क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं, उनको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो अभी के अभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। कोई भी डाउट होता है डायरेक्टली मेरे से पूछे, मेरे लिंक्डइन पे।